बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की भूगोल, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया गया है। पहला पाठ है संसाधन एवं विकास। इससे जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हमने इसमें संकलित किए हैं। इसे संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वे और जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। संक्षेप में अगर हम कहें तो संसाधन प्रत्येक वस्तु और पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी है, वह संसाधन है। पृथ्वी में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु और पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी है, वह संसाधन है। एक प्रश्न और बनता है, क्या संसाधन प्रकृति का उपहार है? नहीं, संसाधन प्रकृति का उपहार नहीं है, बल्कि यह मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। तो संसाधन प्रकृति में हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं होते हैं, मानवीय प्रयास से उनको संसाधन बनाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रकृति का उपहार नहीं है। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, जैसे वे उत्पन्न होते हैं, जैसे जैव तथा अजैव। जैव वे संसाधन हैं जो जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं। अजैव वे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, जो इस हिसाब से वो समाप्त होते हैं। उसमें 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन हैं जो कभी पुराने नहीं होते, अर्थात जो पुनः जिनका नवीनीकरण प्राकृतिक रूप से होता रहता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, जल और ज्वारीय ऊर्जा। ये सब नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय वे संसाधन हैं जो नए नहीं बनाए जा सकते हैं, जैसे धातुएं और जीवाश्म ईंधन वगैरह। अनवीकरणीय भी 2 प्रकार के हैं, चक्रीय तथा अचक्रीय। चक्रीय वे संसाधन हैं जिन्हें दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे धातुएं। अचक्रीय वे संसाधन हैं जिन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, जैसे कोयला और जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम आदि। फिर है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो ये इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में रखा गया है। व्यक्तिगत जो निजी स्वामित्व में है, सामुदायिक जो किसी समाज के स्वामित्व में है, राष्ट्रीय जो देश के स्वामित्व में है, और अंतरराष्ट्रीय जिसमें पूरे देश विश्व में कोई भी देश जिनका उपयोग कर सकता है, जैसे 12 नॉटिकल मील के बाद की समुद्री सीमा, उसका उपयोग विश्व का कोई भी राष्ट्र कर सकता है। विकास स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब इसके बाद एक प्रश्न अक्सर आता है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरण योग्य। मृदा भी एक नवीकरणीय संसाधन है। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है?
मनुष्य जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रकार का विकास संसाधनों के कारण ही संभव है। इसलिए संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि मनुष्य जीवन के विकास के लिए संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया में जो संसाधन नष्ट होते हैं उनकी पुनः पूर्ति होती रहे, ताकि वह भविष्य की पीढ़ी के लिए उसी प्रकार उपलब्ध होते रहें जिस तरह से वे आज हैं। अर्थात विकास की प्रक्रिया में संसाधन तो नष्ट होंगे, परंतु हम विकास इस तरह से करें कि संसाधनों की पुनः पूर्ति होती रहे। जैसे पेड़ से अगर एक दतून के लिए लकड़ी रोज तोड़ते रहेंगे तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा और पेड़ हमेशा चलता रहेगा, उसी प्रकार बना रहेगा। लेकिन अगर हम पूरा पेड़ ही काट देते हैं तो वह भविष्य के लिए उसका कोई लाभ हम नहीं ले पाएंगे। फिर है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसका उद्देश्य 21वीं सदी तक सतत पोषणीय विकास हासिल करना था और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में 100 से अधिक देशों की उपस्थिति में एक सहमति बनी थी। तो तभी एजेंडा 21 बनाया गया था कि सभी लोग अपने स्थानीय स्तर पर 21वीं सदी तक सतत पोषणीय विकास हासिल करने के लिए एजेंडा बनाएंगे। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों के समुचित उपयोग की तकनीकी या कौशल को संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों के समुचित उपयोग की तकनीकी या कौशल को संसाधन नियोजन कहते हैं। भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो भारत एक तरफ ऐसे प्रदेश हैं जहां संसाधनों की प्रचुरता है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां संसाधनों की बहुत कमी है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत सबसे पहले किसने की थी? सन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत सबसे पहले की थी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है सुमेसर। सुमेसर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखी थी। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप आदि। मैदान 43%, पर्वत 30% और पठार 27% भूमि पर फैले हैं। बंजर भूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जिस पर खेती करना संभव नहीं है उसे बंजर भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि जिस पर खेती करना संभव नहीं है वह बंजर भूमि। और पड़ती भूमि ऐसी भूमि जिस पर खेती ना की गई हो किसी कारण से। तो ऐसी भूमि जिस पर खेती करना संभव नहीं है वह बंजर भूमि और जिस पर खेती ना की गई हो वह पड़ती भूमि। अब पड़ती भूमि दो प्रकार की होती है। वर्तमान पड़ती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो वह वर्तमान पड़ती, और जहां 1 से 5 वर्ष तक खेती न की गई हो वह सतत पड़ती या लगातार पड़ती कहा जाता है। 5 वर्ष से अधिक खेती न की गई हो ऐसी भूमि बंजर भूमि के अंतर्गत गिनी जाती है।
शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? जितने क्षेत्र पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। जैसे किसी किसान के पास यदि 10 एकड़ खेत है और 5 एकड़ ही बोया गया है तो 5 एकड़ बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाएगा। सकल कृषि क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जब एक कृषि वर्ष में एक से अधिक शुद्ध बोए गए क्षेत्र को जोड़ दिया जाए, वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। जैसे 10 एकड़ के किसान के पास 5 एकड़ में पहले धान बोई गई और फिर 7 एकड़ में गेहूं बोया गया तो सकल कृषि क्षेत्र 12 एकड़ हो जाएगा। ये सकल कृषि क्षेत्र जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र को जोड़कर निकलता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वैसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जब उसको हम दशमलव में लिखते हैं तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। भारत की कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर ही खेती हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन वांछित है, मतलब आवश्यक है। पर्यावरण के संतुलन के लिए 33% भूमि पर वन होना चाहिए। मानव अपनी आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करता है। प्रश्न, भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि की गुणवत्ता और उर्वरता में या उत्पादकता में कमी को ही भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। जब भूमि की उत्पादकता या गुणवत्ता कम हो जाती है तो उसे भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% जल अपर्दित है और 16% लवणीय व क्षारीय है। भूमि निम्नीकरण का कारण, पंजाब और हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? तो मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच मतलब ऊंची नीची भूमि, जनक सेल और संस्तर सेल मतलब जनक सेल जो अग्नेय सेल कहा जाता है और औषधि सेल, जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थ मुख्य कारण हैं। जीव जंतुओं के अवशेष, तो मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल और संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ मुख्य कारक हैं। मृदा परिच्छेदिका किसे कहा जाता है? मृदा के ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। जैसे केक काटा जाता है तो जब केक हम ऊपर से काटते हैं तो उसमें कई लेयर दिखती हैं। इसी प्रकार से जमीन को भी ऊपर से नीचे की तरफ काटा जाएगा तो उसमें भी कई लेयर बनती हैं, उसे ही हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। भारत में 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा।
संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बांगर खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। बांगर में कंकर ग्रंथियां तथा चूने की अधिकता होती है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। खादर अधिक उपजाऊ होती है। खादर में महीन कण पाए जाते हैं। काली मृदा, काली मृदा को रेगल मृदा भी कहते हैं। इसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो काली मृदा महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है और इसको रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसका लाल रंग इसमें लौह तत्व की अधिकता के कारण होता है और पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। लेटराइट, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। इस मृदा का निर्माण निच्छालन के कारण होता है। यह मृदा गहरी तथा अम्लीय होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि निच्छालन से बनी मृदा कौन सी है, तो उसका उत्तर है लेटराइट मृदा। निच्छालन क्या है? निच्छालन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा के महीन कण पानी के साथ बह जाते हैं। अब प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन तीन प्रकार से होता है। चादर अपरदन, चादर अपरदन पानी के साथ मृदा की ऊपरी परत का बह जाना ही चादर अपरदन कहलाता है। अवनालिका अपरदन ढाल वाली भूमि पर बहता हुआ जल गहरी वाहिकाएं बनाता है जिसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर जब पानी बहता है तो गहरी गहरी नालियां बन जाती हैं, इसे ही अवनालिका अपरदन कहते हैं। पवन अपरदन, पवन द्वारा मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया पवन अपरदन कहलाती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, समोच्च जुताई किसे कहा जाता है? तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं की समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। तो समोच्च जुताई क्या है? ढाल वाली भूमि पर क्षैतिज रेखा में जुताई करना, मतलब आड़ी दिशा में जुताई करना। यदि ढाल की दिशा में जुताई की जाएगी तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा। अब मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, सीढ़ीदार सोपानी कृषि, पशु चारण प्रबंधन, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाकर, इस प्रकार से मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और अधिक से अधिक वृक्षों की रक्षक मेखला लगाकर। एक प्रश्न और बनता है, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड इसका उत्तर है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। अगला है वन एवं वन्य जीवन संसाधन, ये दूसरा पार्ट है। इससे भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं, पहला है परिस्थिति तंत्र से क्या आशय है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव तथा वनस्पतियां मानव सहित मिलकर एक इकाई बनाते हैं, इसे ही परिस्थिति तंत्र या पारितंत्र कहा जाता है। तो परिस्थिति तंत्र क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव और वनस्पतियां मानव सहित मिलकर एक इकाई बनाते हैं, उसे ही परिस्थिति तंत्र कहा जाता है। इसका मतलब पूरी दुनिया में जो भी जीव तंत्र है उसे ही परिस्थिति तंत्र कहते हैं। वन परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये प्रश्न भी खाली स्थान में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसे एक शब्द हटा देंगे, भूमिका। तो वन परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण खाली स्थान निभाते हैं, तो भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं। भारत में सारी जीव प्रजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। भारत में 16 लाख जीव प्रजातियां हैं। जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसे ही जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर जो इतने अधिक मात्रा में जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता हमारे लिए क्यों आवश्यक है? परिस्थिति तंत्र को स्वस्थ और स्थिर बनाए रखने के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। जैव विविधता के कारण ही परिस्थिति तंत्र स्वस्थ और स्थिर रह सकता है। यदि जीव विविधता खत्म हो जाती है तो हमारा भी जीवन असंभव हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर ये छोटे छोटे जो कीड़े हैं, जो बरसाती कीड़े निकलते हैं, वो अगर पूरे खत्म हो जाएं तो भी मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि वह भी परिस्थिति तंत्र में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। मिट्टी को उर्वर बनाने में वो अपना सहयोग देते हैं। पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, ये सब खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं और पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए जैव विविधता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो परिस्थिति तंत्र को स्वस्थ और स्थिर बनाए रखने के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। पहला, सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण किया गया और जंगली जानवरों के शिकार तथा अवैध व्यापार पर रोक लगाई गई। प्रश्न है, बाघ परियोजना क्या है? इसे कब लागू किया गया? तो बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। इसका उद्देश्य न सिर्फ बाघों को बचाना था, बल्कि बड़े आकार के सभी जीवों को बचाना था। दूसरा, बाघों के प्राकृतिक आवास को संरक्षण करना, क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं और भारत और नेपाल को बाघों का मूल स्थान माना जाता है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान: कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सारिस्का वन्य जीव पशु विहार राजस्थान, मानस बाघ रिजर्व असम, पेरियार बाघ रिजर्व केरल। ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए थे। तो कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सारिस्का वन्य जीव पशु विहार राजस्थान, मानस बाघ रिजर्व असम, पेरियार बाघ रिजर्व केरल। भारत के वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन: देश में आधे से अधिक वनों को आरक्षित वन घोषित किया गया है। आरक्षित वन वन्य प्राणियों और इमारती लकड़ी के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देश में आधे से अधिक वनों को आरक्षित वन घोषित किया गया है। आरक्षित वनों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना और शिकार करना पूर्णतः
प्रतिबंधित बनाया गया है। ये आरक्षित वनों की विशेषता है। आरक्षित वनों में कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं कर सकता, वहां पर शिकार नहीं कर सकता और विशेष प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों के रखरखाव के लिए इनको आरक्षित किया जाता है। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तो आरक्षित वन कौन से हैं? जिनको जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए आरक्षित किया गया है, और रक्षित वन वो हैं जिनको नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और अवर्गीकृत वन ऐसे वन जो आरक्षित और रक्षित वनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकारी या व्यक्तिगत या स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो अवर्गीकृत वन वो है जो आरक्षित और रक्षित वनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वन हैं, चाहे वो बंजर भूमि में हो या व्यक्तिगत और सरकारी स्वामित्व में हो, वो सब अवर्गीकृत वन है। वनों को बचाने में समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आ सकता है। तो वनों को बचाने और संरक्षित करने में कुछ समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें सारिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान के लोग वन्य जीव रक्षण और खनन कार्य वन्य जीव रक्षण के लिए खनन कार्य बंद कराने के लिए संघर्षरत हैं। तो सारिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में लोग वन्य जीवों के रक्षण और खनन कार्य बंद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसमें शिकार करना और बाहरी लोगों की घुसपैठ पूर्णतः वर्जित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है वनों को बचाने के लिए। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाना ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से कृषि उत्पादन संभव है। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण और नील गाय आदि का संरक्षण करता है। इस प्रकार से समुदायों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है वनों को बचाने में। ये एक खालिस्तान भी पूछा गया था कि खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में शुरू किया गया। सबसे पहले उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत हुई। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त वन प्रबंधन कब शुरू हुआ? तो 1988 में इसकी शुरुआत हुई और सबसे पहले उड़ीसा राज्य में इसको शुरू किया गया। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। यह भी अभी खालिस्तान छमाही परीक्षा में आया था कि भारत में खालिस्तान स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। तो संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? समुदाय और वन विभाग के लोग मिलकर जंगल को बचाने के लिए प्रयास करते हैं और वहां से इमारती लकड़ी आदि में उनको लाभ दिया जाता है और वन उपज को इकट्ठा करने में भी उनको कुछ शेयर दिया जाता है। अब है जल संसाधन। वैसे इस पाठ से 2 नंबर का ही आना है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अटल जल योजना
अटल जल योजना क्या है? ये 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में लागू किया गया था। तो अटल जल योजना को कहाँ लागू किया गया था? 7 राज्यों में और 80 जिलों में, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में पीने योग्य पानी जनता तक पहुंचाना। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पीने का पानी पाइप द्वारा हर घर में पहुंचाना है। इस योजना के तहत लगभग 55 लीटर पीने का पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। जल जीवन मिशन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना है केंद्र सरकार की। तो इसके तहत एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि कितने लीटर पानी की उपलब्धता कराई जाना है? तो 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता की जानी है। कुछ संरचनाएं जो ईसा के पूर्व बनाई गई थी जल संरक्षण करने के लिए, तो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ईसा से 1 शताब्दी पहले गंगा नदी की बाढ़ को रोकने संरक्षित करने के लिए श्रृंगवेरा में ये उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र बनाया गया था। 11वीं शताब्दी में बनी भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनाई गई थी भोपाल झील। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में जल की सप्लाई के लिए हौज एक खास बनवाया था। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में हौज एक खास बनवाया था। एक प्रश्न है, बांध क्या है? तो बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। बांध क्या है? बांध एक ऐसी बाधा है जो बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई है। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय परियोजनाएं किन्हें कहा जाता है? ऐसी बांध परियोजनाएं जिन्हें अनेक उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। जैसे भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज तथा ब्यास नदी पर बनी है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में बना है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बना है। कोयना बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित करने के कारण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई गई है। ये प्रश्न आ सकता है कि कोयना बांध विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच कोयना विवाद है। गुल तथा कुल किसे कहते हैं? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में नदी का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाएं गुल अथवा कुल कही जाती हैं। तो गुल अथवा कुल क्या है? जो पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल को की दिशा मोड़कर खेतों में सिंचाई के लिए वाहिकाएं बनाई जाती हैं, उन्हें गुल तथा कुल कहा जाता है। टांका राजस्थान में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक को टांका कहते हैं। पालर पानी वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम भारत के मेघालय में स्थित है। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम मेघालय में। खादीन
और जोहड़ वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढों को कहा जाता है। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढे खादीन और जोहड़ कहलाते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये जल संरक्षण वाला पाठ हो गया अपना। इसके बाद है कृषि।